हेलो एंड वेलकम टू एडुफिट। तो अब तक हमने थॉमसन मॉडल देख लिया था, रदरफोर्ड मॉडल देख लिया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के बारे में हमने बात कर ली थी, एटॉमिक मास नंबर के बारे में। इसके बाद हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में भी हमने देख लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है। और जो अगला मॉडल है नील बोर मॉडल है, जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम हम कहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम आमतौर पे लाइट कहते हैं, उसको हम समझेंगे कि वो क्या है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम लाइट कहते हैं, तो सबसे पहले जो सर आइजैक न्यूटन ने एक थियरी दी थी जिसको हम कहते हैं कॉर्पस्कुलर थियरी, उसके अकॉर्डिंग, उस थियरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। लाइट जो है वो पार्टिकल इन नेचर है और इस पार्टिकल नेचर के वजह से लाइट के कुछ फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन कर दिए गए थे। जैसे कि हम अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करें, डिस्पर्जन की बात करें, तो ये जो फिनोमिना थे लाइट के वो एक्सप्लेन कर दिए जाते थे पार्टिकल बिहेवियर के बेसिस पे कि लाइट जो है वो पार्टिकल इन नेचर है। लेकिन कुछ फिनोमिना जैसे कि डाइफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, तो ये दो फिनोमिना हैं जो कि आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे। डाइफ्रैक्शन क्या होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। तो ये जो फिनोमिना थे वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे। तो यानी कि यहाँ पर जो कॉर्पस्कुलर थियरी थी न्यूटन की, वो एक तरीके से डिस्कार्ड कर दी गई थी। फिर हाइगन आए, हाइगन, HUYGEN, हाइगन्स। हाइगन्स इन्होंने फिर एक थियरी दी जिसको हम हाइगन्स थियरी भी कहते हैं, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यानी कि लाइट है, वो वेव नेचर जो है वो रिजेंबल करता है, कि वो एक वेव की तरह है। और उस वेव थियरी के वजह से या फिर वेव लाइक नेचर के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की उन्होंने डाइफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को जो है वो आसानी से हम उसको एक्सप्लेन कर पाए थे। तो दो नेचर हमें यहाँ पर पता लगा, एक तो न्यूटन का जो कि पार्टिकल नेचर था, पार्टिकल नेचर या फिर कॉर्पस्कुलर थियरी भी हम इसको कहते हैं न्यूटन की, और जो हाइगन से आई थी वो थी वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर से तो बहुत आसानी से हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसे मतलब इन फिनोमिनास को जो लाइट के वजह से होती हैं, उन फिनोमिनास को आसानी से हमने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन वेव नेचर के वजह से हमने फिर इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, इन फिनोमिना को जो है वेव नेचर, लाइट की जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन करती थी। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जो है वेव नेचर को समझते हैं, वेव नेचर को हम समझते हैं पहले कि वेव नेचर क्या है, क्या वेव क्या होता है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एज अ वेव कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम वेव नेचर को यहाँ पर समझते हैं कि वेव नेचर क्या होता है। तो वेव नेचर, सबसे पहले तो हम वेव को ही समझते हैं कि वेव क्या होता है। अगर मैं सिंपली एक वेव की बात करूं, जैसे कि अगर एक स्टिल वाटर है, पॉन्ड है या तालाब है, अगर वो बिल्कुल स्टिल है, तो आप अगर उसके अंदर एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पर आपने पत्थर फेंका है उस सेंटर से वेव्स जनरेट होना स्टार्ट करते हैं, और जो वेव्स जनरेट होते हैं वो आप देखेंगे उनको हम रिपल्स कहते हैं। तो वो हर डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जो है वो ट्रैवल करते हैं। और वेव्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव्स। तो अगर इसको मैं वन डायमेंशन में ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा। ये अगर मेरा, अगर पॉन्ड जो है या फिर कोई भी जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल अगर स्टिल है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब अगर मैं इसके अंदर कहीं पेबल गिरा देता हूँ या पत्थर मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ, तो अगर यहाँ पर मेरा सोर्स है तो यहाँ से वो वेव जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कुछ आपको ऐसा आपको नज़र आएगा वेव।
ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। आपको वेव जो है वो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा। तो अब क्या होगा, वेव के अंदर, वेव एक्चुअली क्या होता है कि किसी एक एनर्जी होती है, उसके प्रोपगेशन को हम डिफाइन करते हैं वेव से, कि अगर एक सोर्स है, वहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट हुई, और वाइब्रेशन क्रिएट होने के बाद वो एक मोशन दे देता है उस वाइब्रेशन को, और वो वाइब्रेशन जो है वो एक जगह से, जहाँ उसका सेंटर था, वहाँ से दूसरी जगह पर वो प्रोपगेट होती है, तो वो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट होती है और उसको हम वेव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें हैं। अगर मैं स्टिल लाइन है, या फिर मैं इसको ज़ीरो लाइन भी कह सकता हूँ, तो ये जो ज़ीरो लाइन है, इसको अगर मैं सेंटर मानूँ, ज़ीरो लाइन को अगर मैं एक तरीके से सेंटर मानूँ, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर भी एक एम्पलीट्यूड मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ऊपर एम्पलीट्यूड कह लीजिए या हम्प कह लीजिए ऊपर मिल रहा है, और नीचे की तरफ भी एक हम्प मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर की तरफ है, उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कहते हैं ट्रफ, TROUGH। तो ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, जो मेरा ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन वही होगा जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तब वो ज़ीरो लाइन होगा। तो वहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में, तो जो ऊपर के डायरेक्शन में अगर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट, और नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम कहेंगे ट्रफ। ठीक, तो उसी तरीके से अगर ये यहाँ पर क्रेस्ट है, तो इसको भी हम क्रेस्ट कहेंगे। नीचे जो हम्प्स बने हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रफ। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वेव के बारे में। तो अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वेव्स की, तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि जो एक वेव के नेचर को बताती है कि वो उस वेव के अंदर कितनी एनर्जी हो सकती है, उस वेव का जो स्पीड है वो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ जो है वो दो क्रेस्ट या फिर किसी दो ट्रफ के बीच का जो लेंथ होता है, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है कि दो क्रेस्ट है, उसके बीच का डिस्टेंस, या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। और ये जो है वो दोनों ही सेम होता है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक साइकिल आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं इसको ओरिजिन पॉइंट लूँ, शुरू में अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर मेरा कोई चीज़ है, तो वो वापस से नीचे से जाकर उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो उस साइकिल का जो लेंथ होगा, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। आप उस वेवलेंथ को कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वापस ओरिजिन पॉइंट पे आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस, ये पूरा जो इतना पार्ट होगा, इसको भी आप एक वेवलेंथ मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट को आपने ध्यान में रखा और वहाँ से पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ और वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो उसको हम, उतने डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। तो सबसे सिंपल टेक्निक है ये समझने का कि दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस या फिर दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस जो है, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है लैम्डा, इससे हम वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट्स है, वो यूनिट जो है वो बहुत छोटा है। आमतौर पे हम उसको यूनिट्स जो है वो लेंथ है, क्योंकि तो लेंथ के यूनिट्स होंगे, मीटर में ही हम लेते हैं उसको ऐसा यूनिट के तौर पे। तो जो इसका यूनिट है, मैं यहाँ पर ऐसा यूनिट ही लिख रहा हूँ, वो होगा मीटर। तो वेवलेंथ हमने समझ लिया। यहाँ पे अगली चीज़ आती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। वेव की जो है वो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की, तो वो हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में, एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। या फिर इसको अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर यहाँ पर ये जो मेरा वेव है, यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट पर सेकंड। तो एक पॉइंट से कितने वेव्स, कितने पूरे के पूरे साइकिल्स पास हो रहे हैं। यानी कि अगर एक वेव की बात करूं मैं, तो इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो पूरा एक वेव का कितना होगा, इतना मेरा पूरा एक वेव होगा। अगर मैं इस वेव से स्टार्ट करूं, तो ऐसे कितने एक सेकंड में इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम उसकी यूनिट्स देखें, तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होता है पर टाइम।
पर टाइम उसको आप पर सेकंड भी ले सकते हैं, पर आवर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम हर्ट्स में बात करते हैं तो हमेशा हम पर सेकंड ही लेते हैं फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट को। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर न्यू से। इसको हम न्यू कहते हैं, NU, न्यू। और इसकी जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की वो होती है पर सेकंड। यूनिट जो है वो होती है पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड में कितने वेव्स एक पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहे हैं। या फिर पर सेकंड को ही आप हर्ट्स भी बोलते हैं, हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स। तो ये इसकी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, पर सेकंड या फिर हर्ट्स। तो अगली जो चीज़ है वो है वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी। तो यहाँ पर कई बार थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में फिर फ़र्क क्या होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी हम पर सेकंड में ले रहे हैं कि कितने वेव्स एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि एक सेकंड में वेव जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर एक सेकंड की बात करें या फिर कोई पर टाइम की हम बात कर सकते हैं, अगर आवर में भी हम उसको ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम वेव्स को है इस मतलब जब भी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो पर सेकंड ही हम कंसिडर करते हैं। ऐसा यूनिट की भी हम अगर बात करें तो पर सेकंड ही हम कंसिडर करते हैं। तो पर सेकंड में या फिर पर यूनिट टाइम में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी जो है वो भी हम देख लेते हैं। वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, ये इसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी। अब ये जो है ये आपकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल c से, डिनोट करते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट्स भी वेलोसिटी की होगी, मीटर पर सेकंड की ही होगी इसकी जो यूनिट होगी। तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड की इसकी यूनिट होगी। तो क्योंकि ऐसा यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने मीटर यहाँ पर लिख दिया है। कई बार क्या होता है कि वेव जो है वो पिकोमीटर्स में दिया होता है या फिर नैनोमीटर्स में दिया होता है, तो आप अकॉर्डिंगली यूनिट्स जो है उसके साथ आप जगल कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि कैसे यूनिट्स को चेंज किया जाता है। जैसे अगर पिकोमीटर की हम बात करें तो वो 10⁻⁻12 मीटर होता है, नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ होता है। उसी तरीके से अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो 10⁻6 होता है, मिलीमीटर की बात करें तो 10⁻−3 होता है। तो इसके बाद अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला यहाँ पर यूनिट है। अगर मैं 1 एंगस्ट्रॉम की बात करूँ, एंगस्ट्रॉम का मतलब ये होता है ANGSTORM, एंगस्ट्रॉम। तो इसको 1 के ऊपर जो नॉट है उसे हम डिनोट करते हैं। तो अगर मैं 1 एंगस्ट्रॉम की बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻−10 मीटर। तो कई बार एंगस्ट्रॉम भी एज ए यूनिट यूज़ कर लिया जाता है। तो ये हमने वेव वेलोसिटी की बात कर ली। अगली चीज़ हम जो बात करेंगे वो होगा वेव का जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है वो, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर मैं सिंपल आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये जो है ना, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि जो वेव की जो हाइट है, इस लाइन से वेव की जो हाइट है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा वेव का हाइट होगा उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज़्यादा वो इंटेंस होगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम कहें कि ब्राइट लाइट है तो ज़्यादा, अगर ब्राइट कोई लाइट है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक बनेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड हम कहते हैं। अगर कोई ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो हम कहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो उसका एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड को हम आमतौर पे स्मॉल लेटर a से डिनोट करते हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो है वेव नंबर, जो कि एक फाइनल चीज़ आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर जो है वो बिल्कुल उल्टा होता है वेवलेंथ के, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को हम कहते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर कुछ इस तरीके से डिफाइन हम करते हैं कि एक
एक लेंथ में, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितने वेवलेंथ एकोमोडेट किए जा सकते हैं, कितने वेव्स को एकोमोडेट किए जा सकते हैं, या फिर ऐसे कहें कि एक वन पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने वेव्स हैं, तो उसको हम कहेंगे वेव नंबर। ठीक, तो अगर हम वेवलेंथ का उल्टा कर दें, क्योंकि वेवलेंथ तो हमारा यूनिट लेंथ के यूनिट में आता है, चाहे आप मीटर की बात करें चाहे पिकोमीटर की बात करें, अगर हम उसका उल्टा कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि उतने डिस्टेंस में कितने उस तरीके के वेव्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो वेव नंबर जो है उसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। यहाँ पर एक बार लग जाएगा, वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, और न्यू बार इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/λ, यानी कि लैम्डा इन्वर्स कह लो या फिर वेवलेंथ इन्वर्स कह लो। यानी कि एक, अगर हम मीटर की बात करें तो 1 मीटर के अंदर कितने वेव्स हैं, 1 मीटर के अंदर कितने वेव्स हैं उसको हम कहेंगे वेव नंबर। तो ऑब्वियसली अगर इसकी जो यूनिट है वो मीटर में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर इसकी मीटर में तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर मीटर। तो पर मीटर में इसकी यूनिट आ जाएगी, यानी कि लेंथ इनवर्स में वेव नंबर की जो है वो यूनिट आ जाएगी। आमतौर पे हम पर सेंटीमीटर जो है वो लेते हैं। तो अब हम कुछ रिलेशंस देख लेते हैं जो कि इन सारे चीज़ों से डिराइव हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कुछ रिलेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहला हमने देखा था वेवलेंथ, जो कि लैम्डा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था फ्रीक्वेंसी जो कि हम न्यू से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद हमने वेलोसिटी देखी, विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c, और इसको कुछ ऐसे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट्स में। इसके बाद मैं एम्पलीट्यूड को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है इसमें। लास्ट हमने देखा था वेव नंबर, वो था न्यू बार। तो ये चार चीज़ें हमने अभी देखी थी। तो अब यहाँ से एक चीज़ हमें पता लग रहा है, और इनकी यूनिट्स भी मैं साथ के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी यूनिट है मीटर, इसका है पर सेकेंड, इसका है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इसका वेव नंबर का था पर मीटर। तो ये इनकी यूनिट्स हो गई। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी सीधे सीधे लिखूँ सिंपल टर्म्स में, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इन सब में देखूँ तो मेरा लेंथ क्या चीज़ बन रहा है, लेंथ जो है वो क्या चीज़ बन रहा है, वो बन रहा है मेरा वेवलेंथ। तो डिस्टेंस की जगह पे मैं यहाँ पर वेवलेंथ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेवलेंथ। अब टाइम है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड्स लिख दिया, और अगर मैं इसको यहाँ से हटा के कुछ ऐसे लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा 1/सेकेंड। और अगर इसको मैं सेकेंड्स को ऊपर लेकर जाऊँ तो वो क्या होगा, पर सेकेंड। और पर सेकेंड किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं वहाँ पर वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी अल्टीमेटली मेरी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी कि c इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। ये एक रिलेशन आपके पास आ गया, c इक्वल्स लैम्डा न्यू। अब यहाँ से अगर आपको न्यू की वैल्यू निकालनी है तो आप लिख सकते हैं c/λ। यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो c/λ आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये दोनों चीज़ें यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि वेलोसिटी अगर हम कांस्टेंट रहे तो उस केस में अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो घटेगा, वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों ही जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आ जाता है कि हमें पता है, जैसे हमने देखा था कि वेव नंबर का जो डेफिनेशन था वो क्या था, 1/λ। वेव नंबर जो था उसका डेफिनेशन था 1/λ। तो मैं यहाँ पर 1 और लैम्डा के जगह पे मैं न्यू बार पुट कर सकता हूँ। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल्स टू c न्यू बार। तो ये एक और रिलेशन हो गया यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू वेव नंबर। तो ये कुछ रिलेशंस थी और ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसको हम वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्चुअली दिखते कैसे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि एक ऐसा वेव जो कि जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एसोसिएटेड हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों ही एसोसिएटेड हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट, सिंपल लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम सिंपली बना के दिखाऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो कुछ इस तरीके के आपको नजर आएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मानता हूँ ऊपर की तरफ है, यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में मेरा जो है वो लाइट वेव ट्रैवल कर रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ट्रैवल कर रहा है मेरे इस डायरेक्शन में। यहाँ से अगर हम सिंपल देख लेते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको पता ही होगा कि 3 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशन में 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, या फिर लेंथ, विड्थ और हाइट। तो अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ की डायरेक्शन में बात करें तो वहाँ पर मेरी जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है। इसके बाद जो ब्रेथ की डायरेक्शन में अगर बात करें तो वहाँ पे मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो एज पर मैक्सवेल एक लाइट वेव जो है, जो कि अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एसोसिएटेड होते हैं। वो भी किस तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वो दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे। साथ ही साथ वो दोनों जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है, उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लाइट वेव यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ कि अगर ये मेरा ये डायरेक्शन में जो है वो लाइट ट्रैवल कर रहा है तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि उस लाइट वेव के परपेंडिकुलर, लाइट वेव के परपेंडिकुलर। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। यानी कि अगर आप इस प्लेन को देखें तो ये प्लेन जो है, ये प्लेन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो प्लेन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है, मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन में मेरा वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसके भी ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला चीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि अ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, a wave associated with electric and magnetic fields such that electric and magnetic fields are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of wave। तो उसके साथ भी ये परपेंडिकुलर होंगे और आपस में भी दोनों जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का जो पॉइंट था अभी मैंने जो बताया वो आ गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जो स्पीड है लाइट का जो स्पीड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड है या लाइट का स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम में। अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया, जैसे कि हमने एयर के अंदर अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है या फिर पानी के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों ही जगह जो स्पीड है वो अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा वो मीडियम पे। लेकिन अगर हमने किसी एक ही मीडियम के अंदर उसको प्रोपोगेट करवाया तो वो कितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर ले, या फिर कोई भी लाइट हो, वो ट्रैवल सिर्फ एक ही स्पीड से करेगा। चाहे वो ग्रीन लाइट हो, चाहे वो ब्लू लाइट हो, कोई भी लाइट हो, अगर हमने उसको वैक्यूम में ट्रैवल करवाया तो वो एक ही स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। तो उसकी जो स्पीड होती है ट्रैवल करने की, वो उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है लाइट के जो ट्रैवल करने की स्पीड की। तो ये एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर मीडियम में, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, कोई भी लाइट हो, अगर एक ही मीडियम में आप उसको ट्रैवल करवा रहे हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी। अगली चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेट करने की, ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो अगर हम साउंड वेव्स को अगर हम वैक्यूम में छोड़ दें तो वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। साउंड वेव्स जो है वो
एयर में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि एयर एज अ मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। साउंड वेव्स वाटर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो लाइट वेव्स हैं उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सन की बात करें तो वहाँ से जो लाइट वेव्स ट्रैवल हो रहे हैं इन वैक्यूम, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम है, वहाँ से वो होते हुए ट्रैवल करके अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एंटर करते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो लाइट वेव है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एसोसिएटेड होता है। लेकिन जो लाइट को हम देख रहे हैं आँखों से उसको विजिबल लाइट कहते हैं, और वो पूरे स्पेक्ट्रम का, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं उसका बहुत छोटा पार्ट होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो हम ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारी ह्यूमन आई उनको नहीं देख सकती। तो उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, इस ऑर्डर में उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आप उसी को देख सकते हैं। ये जो पूरा इतना पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे कि गामा रेज हो गए, एक्स रेज हो गए, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इसमें से सिर्फ हमारा जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ विजिबल रेज को ही डिटेक्ट कर सकता है, विजिबल रेज को ही देख सकता है। बाकी जो रेज हैं, बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हमारी जो ह्यूमन आई है वो नहीं डिटेक्ट कर सकती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया हुआ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किए हुए हैं। तो सबसे पहले नीचे से हम जो है ऊपर की तरफ हम देखते हैं, तो नीचे जो है सबसे पहले आपका आ जाता है गामा रेज। तो गामा रेज जो है वो ओरिजिनेट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब वो डीके होना स्टार्ट होते हैं तब वहाँ से गामा रेज जो है वो निकलते हैं। उसका आप रेंज यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है गामा रेज की, ये यहाँ पर यूनिट्स इनकी है वो पर सेकंड है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10 पावर 20 से 10 पावर 24 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। और वेवलेंथ जो है वो गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है, यानी कि पिकोमीटर 1 पिकोमीटर से भी कम, 1 पिकोमीटर से भी कम, क्योंकि 10 पावर -12 को पिकोमीटर कहते हैं। तो 1 पिकोमीटर या फिर 10 पावर -12 मीटर से भी जो कम की जिसकी वेवलेंथ है उसको हम कहते हैं गामा रेज। और आप यहाँ पर इस इक्वेशन से भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि कैसे अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगा। तो अरेंजमेंट भी कुछ इसी तरीके की होगी। अगर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज्ड है तो डिक्रीजिंग, उसी चीज़ को आप कह सकते हैं कि वो डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज्ड है। अगर अरेंजमेंट जो है वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, तो उसी चीज़ को आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट जो है वो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में। अगला जो आता है वो एक्स रेज है। तो एक्स रेज की जो ओरिजिन है वो कैसे होती है, एक्स रेज ओरिजिनेट कैसे होते हैं, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हैवी मेटल टारगेट को स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से एक स्ट्रीम ऑफ रेडिएशंस पैदा होती हैं। उन रेडिएशंस को हम कहते हैं एक्स रेज। तो उसकी भी आप यहाँ पर रेंज देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी में 10 पावर 17 से 20 तक है, और वेवलेंथ जो है 10 पावर -10 से 10 पावर -12, यानी कि नैनोमीटर से पिकोमीटर के बीच का जो रेंज है वो वेवलेंथ रेंज है एक्स रेज का। इसके बाद आ जाता है यूवी रेडिएशन। आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट जो हमारा जो सन है वो एमिट करता है। तो यूवी रेडिएशंस आप देख सकते हैं, इसका जो रेंज है वो फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 पावर 15 से 10 पावर 17, और वेवलेंथ रेंज है 400 × 10 पावर 9 से 10 पावर 9 तक का। इसके बाद आ जाता है विजिबल रीजन। वो है जिसको ह्यूमन आई, जैसे कि मैंने कहा, डिटेक्ट कर सकता है। और ह्यूमन आई जिस विजिबल रेंज को डिटेक्ट कर सकता है उसी के अंदर जितने भी कलर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आंखों से वो फॉल होते हैं। जो रेनबो कलर हो गए, विबग्योर से वॉयलेट से लेके रेड तक, वो सारे के सारे इसी विजिबल रीजन में फॉल होते हैं। अगर मैं विजिबल रीजन को बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो अगर इतना मेरा पार्ट है छोटा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा पार्ट है विजिबल रीजन, तो इसको अगर मैं जूम करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ से VIBGYOR, तो ये अगर मेरा छोटा सा पार्ट है यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, तो इसी के अंदर ये पूरे जो रेनबो कलर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है समझने वाली कि जो वॉयलेट है,
तो वॉयलेट से जो ऊपर होगा उसको हम कहेंगे अल्ट्रा वायलेट। एक तरीका है स्पेक्ट्रम को याद करने का कि वॉयलेट से जो ऊपर है उसको हम कहेंगे अल्ट्रा वायलेट, और रेड के जो नीचे है उसको हम कहेंगे इंफ्रारेड यानी कि आईआर। तो अगली जो आ जाती है हमारी वो होती है आईआर। आईआर जो है इसको हम थर्मल रेडिएशंस भी कहते हैं, क्योंकि आईआर जो है वो तब आप देख सकते हैं जब जहाँ से हीट वेव जो है ओरिजिनेट होता है। हीट वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए आईआर का यूज़ किया जाता है। जैसे आईआर कैमरास हो गए, आईआर सेंसर्स लगे होते हैं उस कैमरा में, तो जब भी किसी बॉडी के अंदर से हीट निकलती है तो आईआर जो है या फिर उसको हम थर्मल कैमरा भी कहते हैं, तो थर्मल कैमरा उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर कोई गर्म बॉडी है, हॉट बॉडी है, तो उस कैमरा के अंदर आप देख पाएंगे कि वो कुछ रेडिश रंग का आपको नज़र आने लगेगा, और अगर वही बॉडी जो है वो कोल्ड है तो वो ब्लू कलर का आपको नज़र आने लगेगा। तो आईआर रेडिएशंस जो है वो थर्मल कैमरा में यूज़ होते हैं। इसकी जो रेंज है आईआर की वो 10^13 से 10^14 पर सेकंड है फ्रीक्वेंसी रेंज, और वेवलेंथ रेंज है 25 × 10⁻⁻6 से 2.5 × 10⁻⁻6 मीटर्स की है। इसके बाद आ जाता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है वो थोड़े से जिनका वेवलेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके मुकाबले, बाकियों के मुकाबले माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसीलिए जो टेलीफोन कम्युनिकेशंस होते हैं उनके लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, जो मोबाइल कम्युनिकेशंस हैं उनके लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ करते हैं माइक्रोवेव का क्योंकि माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ, वो वेव उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोवेव जो है वो टेलीकम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे इसका आप रेंज भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻11 से लेके 3 × 10⁻11 से लेके 10⁻13 है, और वेवलेंथ रेंज है 10⁻³ से लेके 25 × 10⁻6 तक की उसकी जो वेवलेंथ रेंज है। इसके बाद फाइनली जो आता है वो आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो एफएम जो होते हैं, जो रेडियो एफएम्स होते हैं, जैसे कि आकाशवाणी हो गया या विविध भारती हो गया, तो उसके लिए भी जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो रेडियो वेव्स की मदद से ही करते हैं। इसका वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 पावर, यहाँ पर 1 सेकेंड, 10⁻3 है, ठीक है, 10⁻3 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये 10⁻³ है यहाँ पे, और ये 10⁻3 है। तो इसका मतलब ये एक तरीके से आप यही कह सकते हैं कि 10⁻³ से जो ऊपर वाली वेवलेंथ होगी उसको हम रेडियो वेव्स ही कहेंगे। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10⁻3 × 10⁻11 से जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कम है उसको हम कहेंगे रेडियो वेव्स।